हेलो एवरीवन। तो भाई आज मैं अपने इस फाइनली चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं, जिसकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट हो रही है कि भाई इस वीडियो को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दो। तो हम द एनिमी स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना, जो कि लिखा है हमारा पर्ल सी ब्लैक बक ने। तो भाई मैं एक चीज बता दूं, ये चैप्टर हद से ज्यादा आसान है, लैंग्वेज बहुत ईजी है इस चैप्टर की, कुछ टफ नहीं है इस चैप्टर में। बस इसका टफ, इसके साथ दिक्कत क्या है, बहुत लेंदी चैप्टर है, आपकी लिटरेचर का सबसे लंबा चैप्टर है। बट टेंशन नहीं यार, चैप्टर ईजी है, हम मजे से इसको कर देंगे। चैप्टर इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है ये। बट चलो भाई अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये जो स्टोरी है, ये हमारे जो यहाँ प्रोलोग है उसमें भी यही बता रखा है कि ये स्टोरी एक डॉक्टर के बारे में है, डॉक्टर सदाओ, और उनके साथ क्या इंसिडेंट होता है जिसमें वो फंस जाते हैं कि वो डिसीजन लेने में कि यार उन्हें देश के लिए खड़ा होना चाहिए या फिर उन्हें इंसानियत की तरफ जाना चाहिए। पहले क्या होता है अभी हम चैप्टर में पूरा देखेंगे एग्जैक्ट। डॉक्टर सदाए होकीज, उनका नाम है डॉक्टर सदाओ। तो डॉक्टर सदाओ होकी नाम है। तो डॉक्टर सदाओ होकी हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। तो कोस्ट क्या होता है भाई? कोस्ट वैसे कुछ ऐसा होता है, मतलब बीच। अगर आप देखो ना तो इसे देखने में आपको लग रहा होगा कि बीच होता है, हालांकि कोस्ट और बीच में बहुत फर्क होता है। बट हम यहाँ पे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में कोस्ट और बीच को सेम मान के चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। अगर आपको जानना है तो गूगल से कर लो डिफरेंस सर्च, पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो डॉक्टर सदाओ का जो घर है वो जापानीज कोस्ट पे, जो जापानीज कोस्ट के पास बना हुआ है, वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। मतलब वहां पे वो बचपन से वो वहीं रह रहे हैं, कोस्ट के पास, जापानीज कोस्ट के पास, और बचपन में वो वहीं खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अप अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच। तो उनका जो घर था वो स्क्वायर घर था, जो स्टोन हाउस का क्या मतलब हुआ, मतलब उनका घर जो है वो थोड़ा स्टोन वर्क उसमें ज्यादा था। तो वाज बिल्ट अपॉन रॉक्स वेल अबव नैरो बीच। तो जो उनका घर था वो कई सारे पत्थर, मतलब जो बीच था, बीच से नैरो बीच यहाँ पे जैसे हम फोटो में देख भी सकते हैं, ये बीच ऐसा नहीं है बहुत लंबा सीधा सीधा जा रहा है, ये एक यहाँ पे कट है, यहाँ पे घूम रहा है। तो नैरो बीच पे उनका काफी थोड़ा आगे जाके पत्थरों के ऊपर लगा बना हुआ था घर। क्यों? क्योंकि भाई अगर बीच के पास यार वेव्स आती है, फ्लड्स आ जाए, तो उनका घर ना डूब जाए, इस चक्कर में उनका स्टोन्स के ऊपर बना हुआ था घर, और बीच से थोड़ा आगे जाके था। दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स। और उनके जो भाई वहां पे घर था उसके आसपास बेंट पाइन्स थे। बेंट पाइन्स एक तरीके के पेड़ होते हैं, तो वहां बीच में और उनके घर के आसपास, जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो, ये ट्रीज हैं। हालांकि पाइन ट्री थोड़ा ऐसा नहीं दिखता, थोड़ा अलग दिखता है, बट मैटर नहीं करता, ऐसे वहां पे ट्रीज भी थे। और आप जैसे यहां देख सकते हो बीच में यहाँ पे पत्थर भी हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट हाँ पत्थरों का अभी आपको आगे स्टोरी में दिखेगा, बहुत काम है कहाँ पे पत्थरों की बातें होती हैं। तो जो बीच था उसके आसपास बेंट पाइन्स थे, घर के आसपास थे। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन्स। तो बचपन की अब उसकी कहानी बताई गई है कि बचपन में वो इन पाइन ट्रीज को चढ़ा करते थे, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने बेयर फीट के थ्रू, बेयर फीट मतलब नंगे पैर, एज ही हैड सीन men do in the south seas when they climbed for coconut। वो ऐसे ही करता था, मतलब जैसे वो नंगे पैर चढ़ता था पाइन ट्रीज पे, वो उसने वहां से सीखा था जब वो साउथ सीज में गया था। साउथ सीज अगेन जापान में एक जगह है, वहां पे बचपन में जब वो जाता था और देखता था कि लोग चढ़ते हैं कोकोनट्स तोड़ने के लिए, वो उन्हीं की तरह पाइन्स पे चढ़ा करता था बचपन में। His father had taken him often to the island of those seas and never had failed to say to the little brave boy at his side। मतलब उसके जो अगेन बचपन की बात करी गई है सदाओ के, तो बचपन में जब उनके पापा उन्हें लेके जाते थे साउथ सीज के आइलैंड में, और जब वो नेवर हैड ही फेल्ड टू से द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और वो हमेशा वो अपने उस छोटे बच्चे को, अपने बेटे को, सदाओ को कहा करते थे वहां ले जाके लिटिल ब्रेव बॉय। मतलब यहां पे ये भी दिखाया गया कि सदाओ बचपन से ही काफी ब्रेव इंसान था। दोज आइलैंड यॉन्डर, क्या कहते थे उन सदाओ के पापा उन्हें कि दोज आइलैंड यॉन्डर। यॉन्डर का क्या मतलब होता है? ये पुराना स्टाइल होता है इंग्लिश का। यॉन्डर का मतलब सिंपल होता है देयर। दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। वो क्या कहते थे सदाओ को कि वो आइलैंड देख रहे हो साउथ सीज में, जब उनके पापा उसे लेके जाया करते थे, वो उन्हें कहते थे कि वो आइलैंड वहां देख रहे हो, वो जापान के लिए स्टेपिंग स्टोन्स है। मतलब उन आइलैंड पे हम इतनी प्रोग्रेस करेंगे कि हमारा जो कंट्री है, हमारा देश है, वो बहुत बड़ी पावर बनेगा। Where shall we step from them? Sadao had asked
सीरियसली। और जब वो छोटा सदाव पूछा करता था पापा से कि पापा वहां से हम कहाँ पहुंचेंगे, मतलब क्या होगा उन पे, हु नोज, उसके पापा रिप्लाई करते थे तो क्या पता, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। बहुत प्यारी लाइंस बोली हैं उसके पापा ने। और यहीं पे हमें सदाव की अपब्रिंगिंग भी दिखती है। उसके पापा क्या कहते थे कि किसको पता, कह रहा एक इंसान क्या कर सकता है अपनी जिंदगी में, उसको कौन रोक सकता है। और वो क्या कहते हैं, वो जो करेगा इंसान वो डिपेंड करता है हम क्या बनाएंगे उसको। तो अगेन उन्होंने बहुत एक डीप इंसान थे और अभी हम इनके बारे में और भी पढ़ेंगे। सदाव हैड टेकन हिज दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। और सदाव ने इस बात को आइलैंड के बारे में और ये बारे में कि एक इंसान की कोई लिमिट नहीं होती, इस बात को सदाव ने माना, अपने दिमाग में रखा, जैसे कि वो हर बात अपने पापा की माना करते थे। His father who had never joked or played with him, और उसके पापा जो उनके साथ कभी मजाक नहीं करते थे, सदाव के साथ कभी खेला नहीं करते थे, but who spent infinite pains upon him who was his only son। पर उसके पापा ने अपने बेटे के लिए जैसे करते हैं पिता बहुत लोगों के, हम लोगों के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो उन्होंने अपने बहुत पेन लिया अपने बच्चे के लिए और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उनके लिए। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और सदाव को पता था कि उसके पापा का सिर्फ एक कंसर्न है सदाव को लेके कि उसकी पढ़ाई अच्छी हो और वो पढ़े अच्छे से। फॉर दिस रीजन ही हैड बिन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और इसी वजह से उसके पापा उसे 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज देते हैं सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए। He had come back at 30 and before his father died he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। वो 30 साल की उम्र में वापस आ गए थे सदाव अमेरिका से, और उनके पापा ने गुजरने से पहले, अपनी डेथ से पहले, सदाव को सिर्फ एज अ सक्सेसफुल सर्जन बनते हुए नहीं देखा, उन्होंने सदाव को एज अ साइंटिस्ट भी देखा। साइंटिस्ट क्यों? बिकॉज He was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean। क्योंकि सदाव एक तरीके की डिस्कवरी कर रहा था, एक मेडिसिन बना रहा था। रेंडर का क्या मतलब होता है? कर देना, मतलब, और वुंड्स का क्या मतलब हुआ? जख्म। तो वो एक ऐसी मेडिसिन बना रहा था जो जख्मों को पूरा क्लीन कर दे, मतलब बिल्कुल जख्मों को साफ कर दे, बहुत जल्दी हील कर दे। He had not been sent abroad with the troops। और सदाव को ट्रूप्स के साथ अब बाहर नहीं भेजा गया। अब मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। देखो, ये चैप्टर लिखा गया है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 का लिखा हुआ ये चैप्टर है। और वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आपको नहीं पता, जापान और अमेरिका बहुत तगड़े दुश्मन थे। बल्कि जो आपने हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग भी सुनी है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पे करी थी, और उसी दौरान, उस बॉम्बिंग के बाद वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी। तो अभी ये यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सदाव को ट्रूप्स के साथ रणभूमि पे नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि भाई वो डॉक्टर तो था ही, अब डॉक्टर्स को तो भेजा ही जाता था ट्रूप्स के साथ लड़ाई के मैदान में कि भाई अगर कोई सोल्जर घायल हुआ उसको ठीक करने के लिए। पर इसी वजह से, क्योंकि वो एक साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहा था, उसको यहीं पे रहने दिया, उसको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया। Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically। और एक और रीजन क्या था उसे ट्रूप्स के साथ ना भेजने का लड़ाई में? क्योंकि जो ओल्ड जनरल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी जनरल के बारे में, जो ओल्ड जनरल था वो बंदा मेडिकली उसको बहुत दिक्कत चल रही थी। आगे हम पढ़ेंगे भी, उसे स्ट्रोक्स तक आते हैं, उसको बहुत दिक्कत चल रही थी, और उसके ऑपरेशन के लिए शायद उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़े, इस वजह से सदाव को रोक लिया गया था ताकि वो जनरल को ठीक कर सके। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज केप्ट इन जापान। और इन रीजंस की वजह से सदाव को जापान में रखा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब हम सदाव के पास से निकल के अब हम जो प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है उस पे आ गए हैं। तो सदाव खड़ा हुआ है और क्लाउड्स जो हैं वो ओशन से बाहर आ रहे हैं, मतलब अब थोड़े बादल आने लग गए। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम कोल्ड वेव्स। कुछ दिनों की अनएक्सपेक्टेड गर्मी की वजह से क्या हुआ कि रात को बहुत हैवी फॉग होने लग गई,
कोल्ड वेव्स मतलब ठंडी हवाओं से आने ठंडी हवाएं बहुत सारी फॉग लेके आ रही थी, वह कहाँ पे, सदाओं के घर के पास, वहां बीच पे। और यार ये यहाँ पे एक थोड़ी ज्योग्राफिकल चीज है कि बीचेस के पास अगर गर्मी हो कुछ दिनों के लिए तो रात को ठंडी हवाएं चलती हैं और वो ठंडी हवाएं धुंध ले आती हैं बहुत ज्यादा। Sadao watched Miss hide outlines of little island near the shore and then come creeping up the beach below the house beneath. अब होता क्या है, सदाओ अपने घर के विरांडा में होता है, अभी हम पढ़ेंगे भी। सदाओ अपने घर के विरांडा में खड़ा होता है और वो क्या देखता है कि जो फॉग है उन्होंने छोटे से आइलैंड को पूरा ढक दिया है, बिल्कुल गायब हो गया है। मैं अब आपको एक चीज बता देता हूं, जहां ये आगे भी आएगी चैप्टर में। देखो ये तो यहां पे तो भाई कोस्ट लाइन है, यहां पे तो कोस्ट है, इसके आगे जाके सदाओ का घर है। पर ये जो यहां पे आप देख रहे हो कोस्ट लाइन, ये जो देख रहे हो, और यहां पे सी है, सी से आगे जाते 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 थोड़ा सा ही आगे समुद्र को क्रॉस करके एक छोटा आइलैंड भी है यहाँ पे जो भी एक कोस्ट लाइन का सेटअप है, और वो आइलैंड अभी हम देखेंगे आगे आगे यूज भी होता है। तो क्या होता है, सदाओ वॉच मिस हाइड द आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। और वो जो फॉग थी, पहले तो वो आइलैंड को भाई कर देती है कवर, छुपा देती है, और वो फॉग आते आते बीच को पूरा कवर कर देती है और फिर हाउस के पास आने लगती है वो फॉग। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, रीडिंग का क्या मतलब होता है, कवर, सराउंड या फिर एनसर्कल, मतलब वो जो फॉग है वो भाई पाइन ट्रीज को भी पूरा उन्होंने घेर लिया, उनको उनके चारों ओर लिपट गई और उनको भी छुपाने लग गई। इन अ फ्यू मोमेंट फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। और कुछ मोमेंट में सदाओ को रियलाइज हुआ कि ये पूरे घर को भी मतलब रैप कर देगी, फॉग जो है छुपा देगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द ट्रू चिल्ड्रन। और जब ऐसा होगा तो सदाओ अपना घर के अंदर चला जाएगा जहां पे हैना होगी। हैना कौन है, उसकी वाइफ, और वो वेट कर रही होगी सदाओ का अपने 2 बच्चों के साथ, उनके 2 बच्चे हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क वुलन हॉल। पर होता क्या है कि उससे पहले वो खुद जाए, हैना आती है, बाहर देखती है, और उसने क्या पहना हुआ है, एक डार्क ब्लू वुलन हॉल ओवर हिज किमोनो। किमोनो क्या होता है, अगर आप शिनशान के फैन नहीं हो तो जापानीज कल्चर में भाई किमोनो बहुत पहनी जाती है। किमोनो कुछ ऐसी दिखने वाली ड्रेस होती है, और यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है हॉल, ये क्या होता है, हॉल क्या होता है, ये किमोनो के ऊपर पहने जाने वाला ये बेल्ट पहनी हुई है, बेसिकली ये जो बेल्ट होती है इसको हॉल कहते हैं। तो वो आती है, उसने अपने किमोनो के ऊपर डार्क ब्लू कलर का वुलन हेयरऑल पहना हुआ होता है। अब यार मेरे को डार्क ब्लू कलर की किमोनो की फोटो मिली नहीं गूगल पे, तो माइंड मत करना। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो उसके पास आती है, सदाओ के पास आती है अफेक्शनेटली, मतलब बहुत प्यार से, मतलब विद लव उसके पास आती है। पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड, और वो आके इस तरीके से अपने हाथ को उसके हाथों से, मतलब यार वो कपल वाली चीजें यार जो थोड़ा रोमांटिक सा होता है, तो वो थोड़ा वैसा सा हो रहा है। वो खड़ी हो गई, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, उसने हाथ डाले सदाओ के हाथों में, खड़ी हो गई, स्माइल किया और कुछ नहीं कहा। कोजी हो रहे हैं भाई, थोड़ा सा बन रहा है भाई उनका मूड सा। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका। अब यहाँ पे दोबारा पास की स्टोरीज बोली जा रही हैं कि वो हैना से मिला था अमेरिका में, सदाओ हैना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। पर भाई हैना को देख के इसको मतलब भाई दिल में हलचल मच तो गई थी, वायलन बच गए थे, पर उसने उसके साथ मतलब वो उसके लिए पागल तब तक नहीं हुआ सदाओ जब तक वो बिल्कुल श्योर नहीं हो गया कि वो जापानीज है हैना। और मैं आपको ये चीज बता दूं ऐसा क्यों है, क्योंकि जापानीज कल्चर में आज की भी डेट में, उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 से, खैर ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के भी बहुत पहले की कहानी, उसके मतलब जब वो कॉलेज में तो तब की कहानी बताई जा रही है। जापानीज कल्चर जो है वो अपने आप को उस टाइम बहुत सुपीरियर माना जाता था, उन्हें लगता था कि हमसे ऊपर कोई कल्चर नहीं है। और जापानीज में मतलब इंडिया से भी ज्यादा इस चीज की स्ट्रिक्टनेस होती है, और ये तो आज भी है कि एक जापानीज दूसरे जापानीज से, मतलब जापानीज के अलावा किसी और से शादी कभी और किसी कीमत पे नहीं करते। इनफैक्ट आज भी भाई जापान अपने कल्चर को लेके बहुत क्लोज है और वो अपने कल्चर को बहुत ऊपर मानते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो
जापानीज वैसे होते बढ़िया लोग हैं यार, इनका कल्चर होता बड़ा प्यारा है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। और मैंने जो अभी बात बताई वही बात लिखी हुई है कि उसके पापा, सदाओ के पापा कभी हैना को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो प्योर इन रेस, मतलब उन्हीं की जात की, उन्हीं जापानीज ना होती। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had नॉट मेट हैना। और वो सोचता है, वो कई बार ही सोचता है बात कि अगर हैना नहीं मिली होती तो वो किससे शादी करता। और इस टाइम मुझे थोड़ा ऑ मूवमेंट लग रही है यार, कितनी प्यारी बातें कर रहा है, एक सोचता है वो। एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और मजे की बात ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और कितनी किस्मत की बात है कि वो हैना से बड़े कैजुअल वे में मिला था। कहाँ पे? बाय चांस, लिटरली, मतलब लिटरली बाय चांस ही मिला था वो एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। एक जहाँ पे वो पढ़ा करता था अमेरिका में, वहाँ पे उनके यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के घर में मिला था सदाओ हैना से। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में सीन क्या था, जो प्रोफेसर और उनकी वाइफ थे वो बड़े काइंड, बड़े अच्छे लोग थे। एंग्शियस का क्या मतलब है? ईगरली, मतलब वो ईगरली, वो भला चाहते थे कि वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें। एंड द स्टूडेंट दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड देयर काइंडनेस। और होता क्या है कि वो एंग्शियस होते हैं, वो स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई चलो मिलते हैं, हमारे घर आओ, हम बैठेंगे। तो वो स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट ऑल दो बोर होते हैं उनके साथ, पर फिर भी यार वो आउट ऑफ कर्टेसी अपने प्रोफेसर्स की काइंडनेस एक्सेप्ट करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट। और सदाओ हैना को कई बार ही बताता है कि भाई बहुत, मैं बस ये मान लो कि मैं उस दिन उस रात प्रोफेसर के घर बिल्कुल बस आने ही नहीं वाला था, बट आ गया किस्मत से। द रूम्स, अब प्रोफेसर के यहाँ पे घर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, द रूम्स वर सो स्मॉल। उनके प्रोफेसर के घर का रूम बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और उनके घर का खाना भी बड़ा बेकार था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉलेबल, वॉलेबल का यहाँ पे क्या मतलब है? टॉकेटिव। और उन प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत इतनी बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना अ न्यू स्टूडेंट। पर वो वहां पे फिर भी चला जाता प्रोफेसर के घर, और उसे वहां कौन मिलती है? हैना, जो नई स्टूडेंट होती है। शायद हैना उसकी जूनियर थी, फर्स्ट ईयर की एडमिशन थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और उसे लगा कि वो इसको प्यार करेगा, हैना से मतलब फॉल इन लव हो जाएगा भाई, अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल यहाँ पे अगेन वही वाली चीज़ कि अगर हैना जापानीज निकली तो सिर्फ वो उसको मतलब एक फीलिंग अपने अंदर डेवलप करने देगा या होने देगा। तो भाई अंधा 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 प्यार है भाई, बड़ी रोमांटिक स्टोरी है। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स। और अब क्या होता है कि वो हैना जो है वो कुछ इस तरीके से पहले तो हाथ में हाथ डाल लेती है और फिर दूसरे हाथ से उसकी आर्म पकड़ लेती है। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। और उसे फील होता है कि वो प्लेजर, वो खुशी जो उसे मिलती थी जब वो इस तरीके से उसका हाथ पकड़ लेती थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव 2 चिल्ड्रन। इसके बावजूद कि उनको शादी हुए हुए इतने साल हो गए कि उनके तो अब 2 बच्चे भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी नई नई शादी हुई है, इतने साल होने के बाद भी जब हैना उसका हाथ पकड़ती थी सदाओ का तो उसे बहुत खुशी मिलती थी यार। मतलब मोमेंट। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। और बात क्या है यहाँ पे कि उन्होंने हीडलेसली शादी नहीं कर ली थी अमेरिका में। हीडलेसली का क्या मतलब है? विदाउट केयर। मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ भाई प्यार हो गया तो शादी करा है, नहीं। हुआ क्या था? दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। उन्होंने पहले अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करी कॉलेज की, और कॉलेज नहीं कहा गया वैसे, यहाँ स्कूल कहा गया बट कॉलेज ही मतलब है। उन्होंने अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई खत्म करी, जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। यार मैं पहली बात बता दूं, मेरा स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है, और मैं मतलब वैसे मैं वीडियो टेक्स में करता हूं, मैं इस टाइम कट करके नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को जल्दी वीडियो बनानी है। और भाई विश्वास करना, लगातार इतना लंबा बोल के गला सूख जाता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं है केयरलेसली शादी कर लिया अमेरिका में, उन्होंने पहले स्कूल खत्म किया। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर मैरिज, और उसके पापा ने जब उनकी शादी देखी, हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे,
उन्होंने बिल्कुल इस चीज को मेक श्योर किया कि उनके पापा, उनके पेरेंट्स मतलब सदाओ के पापा ये देख लें कि उनकी शादी बिल्कुल प्रॉपर जापानीज वे में हो रही है। Although Sadao and Hannah had talked everything beforehand, हालांकि सदाओ और हैना ने इस बारे में कि हम पहले का स्कूल कंप्लीट करेंगे, फिर भाई अपना अपना जापान जाएंगे और बिल्कुल ओल्ड जापानीज वे में शादी करेंगे, इस सब के बारे में उन्होंने पहले ही बात कर ली थी आपस में। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो बिल्कुल अपनी शादी से बिल्कुल खुश थे। शी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म्स, और फिर वो अपनी चीक्स जो है, अपने गालों को जो है वो उस भाई लंबा होगा शायद उससे, तो वो उसके अपने गालों को उसकी आर्म्स के अगेंस्ट रेस्ट पे कर देती है। इट वॉज एट द मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। भाई उनकी रोमांटिक मूवमेंट अब यहाँ पे खराब होने वाली है। होता क्या है कि उसी समय वो देखते हैं कि कुछ काला काला सा उस धुएं से निकल के आ रहा है। इट वॉज अ मैन, और मजे की बात क्या होती है, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वो ओशन से फ्लंग अप हुआ। फ्लंग अप का क्या मतलब है, टू थ्रो, मतलब ओशन ने उसे बिल्कुल थ्रो करा उस इंसान को। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। ब्रेकर क्या होता है, या ब्रेकर क्या होता है, देखो ब्रेकर होता है जो ओशन होता है, ओशन में जब ये ऐसी लहर सी आती है, फोम वाली लहर जो होती है, इस फोमी लहर को हम ब्रेकर कहते हैं। तो क्या होता है, ये पूरी लाइन का दोबारा मतलब देते हैं, ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन, वो फ्लंग होता है, उसे ओशन बाहर फेंक देता है, फ्लंग। और यहां पे अब देखो लिखने का स्टाइल क्या है, डैश लगा है और फ्लंग। पहले तो ऑथर ने कहा क्या, कि भाई उसे फेंका गया ओशन से बाहर, और फिर डैश और फ्लंग। और यार जैसे हम बातों में नहीं कहते, हम बात रिपीट कर देते हैं एक बात बोलने के बाद, तो ऑथर ने इसी तरीके से डैश करा और फिर बोला फेंका गया। मैं दोबारा बोल देता हूं, ऑथर ने क्या लिखा, उसे ओशन ने बाहर फेंका, फेंका। इट सीम्ड, ऐसा लगा, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, कि उसको ओशन ने फेंका अब उसके पैरों के थ्रू, एक ब्रीकर के द्वारा। मतलब हुआ क्या कि वो ना, उनको, वो वहां खड़े हुए थे सदा और हैना, उन्होंने क्या देखा, ओशन से एक ब्रीकर आया, यानी ऐसी लहर आई फोम वाली, और उस लहर ने जो हमारा मैन था उसे फीट के थ्रू एकदम फेंका ओशन से बाहर। He staggered a few steps. Staggered का क्या मतलब है, टू मूव और स्टैंड अनस्टेडीली, मतलब वो मूव कर रहा था, कुछ उसने कदम धीरे धीरे लटकते हुए बढ़े, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, बड़े पेन के साथ उसने थोड़ा सा वो बढ़ा। His body outlines again the mist, और उसकी बॉडी जो थी, उसकी बॉडी आउटलाइन हो गई, मतलब सिर्फ उसकी बॉडी की लाइन दिख रही थी, पूरी बॉडी भी नहीं दिख रही थी, सिर्फ लाइन दिख रही थी मिस्ट के अराउंड। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसी दौरान क्या होता है, वो जैसे थोड़े से कदम चलता है वो गिर जाता है। और गिरते हुए क्या, हम जब गिरते हैं हम क्या कर लेते हैं, हम अपने आर्म्स जो है, हम अपने हाथ जो है उनसे अपने हेड को बचाते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथ आगे करके हेड को बचाने के लिए गिरते हैं। तो इसी तरीके से हिज आर्म अबव हिज हेड, यहां लिखा गया कि वो गिरता है और वो अपने हाथों से अपने सर को बचाते हुए गिरता है। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और जो मिस्ट थी वो उसे दोबारा, कर्ल्ड मिस्ट जो है उसे दोबारा धुआं बिल्कुल छुपा देता है। हु इज दैट, हैना क्राइड। क्राइड यहाँ पे मतलब रोने नहीं लग गई, मतलब हैना एकदम से अमेजमेंट में एकदम थोड़ा परेशान होकर बोलती है ये कौन था। शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग्स ऑफ द वेरांडा। वो क्या करता है, वो फिर उसका हाथ छोड़ दिया सदाओ का, बेचारा सदाओ उसका हाथ छोड़ देती है, और वो दोनों वरांडा क्या होता है मैं क्लियर कर दूं, जो घर के पास, अब जैसे आप देख रहे हो घर है, जो रईसों के घर होते हैं भाई, उनके घरों के बाहर ऐसे ही यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये खाली स्पेस होता है, तो वो इसी खाली स्पेस पे खड़े हुए थे दोनों, इतनी देर से अपने रोमांटिक मोमेंट्स ले रहे थे, तो वो इस रेलिंग पे दोनों एकदम से लीन अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब एकदम झांक के देखने लगते हैं इस रेलिंग के ऊपर। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, मतलब अब वो दोबारा उस आदमी को देखते हैं, वो अब अपने हाथों और नीज पे था क्रॉलिंग, मतलब वो अपने हाथों और अपने घुटनों पे क्रॉल कर रहा था। क्रॉल करने का भाई वैसे तो इजी है क्रॉल, यहां पे कुछ इस तरीके का सीन था कि वो इतनी बुरी तरह जख्मी था कि अब वो बिल्कुल रेंगता हुआ दिखा उन्हें।
देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर वो क्या देखते हैं, वो क्रॉल रेंगना भी बंद कर देता है और अपने मुंह के बल बिल्कुल वहां पे लेट जाता है, मतलब उसकी बिल्कुल शायद बेहोश हो गया है वहां पे। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाउ सेड। अभी सर जैसे हैना ने ऊपर कहा था, और हाँ मैं बता दूं इस चैप्टर में ऐसा बहुत होता है कि हैना कोई बात कहती है, उसके बाद 5-10 लाइन लिखी होती है और फिर सदाउ का रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैना ने ऊपर कहा ये कौन था, तो ये सारी लाइनें लिखी हुई, पर सदाउ एकदम से क्या रिप्लाई करता है कि शायद कोई मछुआरा है। सदाउ सेड वॉश फ्रॉम हिज बोट, शायद एक मछुआरा है जो अपनी बोट से गिर के यहाँ पे आ गया है समुद्र में, बेचारा गिरता पड़ता हुआ। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, तो होता क्या है, वो अपने घर की सीढ़ियों से फटाफट उतरता है, वेरांडा से फटाफट उतर के भागता है। एंड बिहाइंड हिम हैना केम, और उसके पीछे पीछे हैना आती है, हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और उसकी वाइट स्लीव, क्योंकि किमोनो में भाई ऐसा ही होता है, स्लीव्स बहुत वाइट होती हैं, और आप देख भी सकते हो इस फोटो में छोटी सी बच्ची इसकी कैसे किमोनो की जो स्लीव्स हैं वो उड़ रही हैं, तो उसकी भी ऐसा, हैना का भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो वो उसके पीछे पीछे आती है और उसकी वाइट स्लीव्स जो होती है वो भाई लहरा रही होती है हवा में। अ माइल और टू अवे a mile or two away on either side देर वर फिशिंग विलेजेस। अब बताया क्या जाता है कि भाई जो सदाओ का घर था उससे माइल और 2 मतलब 1-2 माइल अवे दो फिशिंग देर वर फिशिंग विलेजेस, वहां पे फिशिंग विलेजेस थी, मतलब मछुआरों के गांव थे। बट हेयर was only the bare and lonely coast dangerous with rocks, पर यहाँ पे तो जहाँ सदाओ का घर था वहां पे सिर्फ एक कोस्ट था, एक बिल्कुल बेयर एंड लोनली, बिल्कुल अकेला शांत कोस्ट था, डेंजरस विद रॉक्स, और वहां पे बहुत सारे पत्थर भी थे, जैसे मैंने ऊपर वाली फोटो में आपको दिखाया था कि जहां पे सदाओ का कोस्ट लाइन थी वहां पे उसके घर के पास वाली कोस्ट लाइन पे पत्थर भी थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स। सर्फ का क्या मतलब होता है, सर्फ होती है ये वाइट फोम, अभी मैंने ऊपर भी दिखाई थी, बीच पे जो वाइट फोम आती है लहरों की, इनको सर्फ कहा जाता है। तो यहां पे क्या कहा गया है कि द सर्फ बियॉन्ड द बीच वो स्पाइक्ड विद रॉक्स, और वही बात रिपीट करी गई है, जो सर्फ थी मतलब पत्थर कोस्ट लाइन पे भी थे, सदाओ के घर के पास भी थे, और जहां पे सर्फ थी मतलब जहां पे ये फोम आती थी वहां पे भी रॉक्स थे बहुत सारे। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और किसी तरह वो आदमी जो था वो उन सबको क्रॉस करता करता सदाओ के घर के पास पहुंच गया, पर वो ही मस्ट बी, वो कहते हैं कि वो जरूर बहुत बुरी तरह टॉर्न, मतलब उसकी स्किन जो है वो जो है बंदा वो फिजिकली बहुत बुरी तरह कटपिट गया होगा। दे सॉ when they come toward him that it was that indeed it was so, और वो जब जाते हैं उसके पास पहुंचते हैं मैन के, वो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाँ एक्चुअल में जो उन्होंने सोचा था कि वो बुरी तरह कटा पिटा होगा वो रियलिटी थी, वही सीन था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, मतलब क्या है उस आदमी के साइड की जो सैंड थी वहां पे रेड सोकिंग थ्रू, सोक करने का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली वेट, मतलब जो सैंड थी वो बिल्कुल बिल्कुल गीली हो गई थी रेड से, रेड का मतलब यहां पे ब्लड है, तो मतलब उसके ब्लड से जो साइड में उसके सैंड थी वो बिल्कुल भीग गई थी। ही इज वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ एकदम बोलता है कि ये भाई इसको जख्म है, बहुत जबरदस्त इसको जख्म आए हुए हैं। ही मेड हेस्ट टू द मैन, हेस्ट का क्या मतलब है, हरी, वो भागता भागता उस आदमी के और पास जाता है। हु ले मोशनलेस, जो बिल्कुल मोशनलेस वहां पे पड़ा होता है। हिज फेस इन द सैंड, और उसका जो चेहरा होता है उस आदमी का वो बिल्कुल सैंड में छुपा होता है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और उसके जो सर होता है उस पे कैप होती है जो सी वाटर से बिल्कुल अच्छे से मतलब उसमें भरा हुआ होता है पानी। ही वॉज इन द वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और वो जो लड़का होता है वो आदमी होता है वो वेट रैग्स भाई हमने भाई पुरानी अपनी गोइंग प्लेसेस में भी पढ़ा था रैग्स के बारे में, गोइंग प्लेसेस नहीं सॉरी रैट ट्रैप में, रैग्स मतलब बिल्कुल उसके कपड़े कटे फटे कपड़े उसने पहने हुए होते हैं। सदाओ स्टॉप्ड, और सदाओ एकदम उसके पास आके रुक जाता है, हैना एट हिज साइड, उसके साथ में हैना भी रुक जाती है। एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस, और वो मैन का हेड जो है वो मोड़ते हैं और वो चेहरा देखते हैं। अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड, हैना एकदम कॉन्शियसली एकदम घबरा के बोलती है, एक वाइट मैन, एक गोरा इंसान, मतलब क्या है ये जो इंसान है ये अमेरिकन है। और मैं आपको बता दूं भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री का आइडिया हो,
अमेरिका और जापान की इतनी भिड़ती थी जितनी इंडिया और पाकिस्तान की नहीं भिड़ती, इतनी जबरदस्त भिड़ती थी अमेरिका और जापान की। यस इट वॉज अ वाइट मैन। और क्या अब नरेटर यहाँ पे हमारा ऑथर क्या लिखता है, हाँ वो एक वाइट आदमी था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर्स। जो कैप होती है वो भी गिर जाती है और उसके वेट येलो हेयर्स मतलब गोल्डन हेयर्स, ब्लॉन्ड बंदा था वो, उसके गोल्डन हेयर दिखने लगते हैं। लॉन्ग और वो लंबे होते हैं, एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट। और इस तरीके से लंबे होते हैं, ऐसा नहीं है कि फैंसी वाले लंबे हैं, वो इस तरीके से लंबे जैसे कई हफ्तों से काटे ही ना गए हों। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड। और उसके यंग मतलब वो जो आदमी होता है वो काफी यंग होता है, और टॉर्चर्ड फेस मतलब उसके फेस पे दिखता है ऐसे कटवट ऐसे पड़े हुए होते हैं कि उसे उन्हें लगता है कि बहुत बुरी तरह इसको टॉर्चर किया है किसी ने। उसके उस फेस पे रफ येलो बियर्ड मतलब ब्लॉन्ड, अगेन ब्लॉन्ड है तो यानी उसके गोल्डन बाल हैं और उसकी गोल्डन बियर्ड दाढ़ी थी उसके चेहरे पे। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस था और उसे बिल्कुल इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि सदाव हैना ने क्या किया उनके लिए, उसके लिए, या फिर वो कब आए या क्या कर रहे थे वो। नाउ सदाव रिमेंबर द वुंड। और सदाव जैसे ही उसका घाव देखता है वो एकदम देख के समझ जाता है ये किस चीज का घाव है। अब हमें दिखेगा अभी कि सदाव कितना एक्सपर्ट डॉक्टर है, हमने देखा भी वो साइंटिस्ट है बंदा, डॉक्टर एक्सपर्ट है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट। वो अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उसे वो जख्म देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि इसका क्या सीन है, इसको किस तरीके की चोट है, और फिर वो अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स उसके घाव पे डालने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या सीन है, क्या दिक्कत है इसके साथ। वो एग्जैक्ट कॉज ढूंढता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। और जैसे ही वो उसके वुंड को टच करता है उसका जो ब्लड है उस वुंड से एकदम से बहने लगता है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड निकलता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सॉ दैट गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड। और वो क्या देखता है सदाव कि उसकी राइट साइड, उसकी बैक, उसकी कमर की राइट साइड पे उसका एक गन का वुंड था, मतलब उस इंसान को गन लगी हुई थी और मतलब उसमें बुलेट चलाई गई थी और वो गन का जो घाव था वो खुल गया था। मतलब पहले उस पर गोली चली, उसने उसको किसी तरह घाव को भरा, पर वो भरा हुआ जो था उसने जो पट्टी करी थी वो उतर गई थी। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर। और जो फ्लैश था उस पट्टी के जो उतरी हुई पट्टी था वहां पे जो घाव था, घाव के जो आसपास की स्किन थी वो ब्लैक पड़ गई थी पाउडर की वजह से, क्योंकि जब गन पड़ती है तो ऐसा होता है। समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। मतलब वो अब सोचते हैं, वो स्पेक्यूलेट करते हैं कि कुछ दिन पहले, कोई मतलब बहुत दूर की बात नहीं है, सिर्फ कुछ दिन पहले ही इस इंसान को शॉट किया गया था, इस पे बंदूक चलाई गई थी और इसको टेंड नहीं किया गया। टेंड का मतलब है केयर फॉर और लुक आफ्टर, मतलब इसकी किसी ने केयर नहीं करी इसके बंदूक लगने के बाद। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड। और ये तो बहुत बदकिस्मती की बात थी कि जो भाई पत्थर था वो सीधा उसकी जहां पे गोली लगी हुई थी उस जख्म पे ही लगा, उस पट्टी पे ही लगा। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेम वॉइस। अब वो क्या, हैना क्या कहती है, वो कहती है ओ देखो यार कितनी कितनी बुरी तरह खून निकल रहा है। वो विस्पर करती है दोबारा इस बात को इन अ सोलेम वॉइस। सोलेम का क्या मतलब होता है, सीरियस। वो बिल्कुल सीरियस आवाज में ये बात विस्पर करती है, बोलती है सदाव को। द मिस स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली। और जो अब धुंध होती है वो उन तीनों को बिल्कुल स्क्रीन कर देती है, मतलब बिल्कुल उनको ढक देती है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय। और इस टाइम मतलब रात की बात होती है ये, तो इस टाइम तो कोई आता भी नहीं यहाँ पे। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस ऑफ बीच कॉम्बर्स वुड हैव बीन कंसिडर्ड द एंड ऑफ एट एन एंड, द डे एट एन एंड। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो मछुआरे हैं वो तो अब घर चले गए होंगे, और बीच कॉम्बर्स कौन होते हैं, अ पर्सन हु वॉक्स अलोंग अ बीच लुकिंग फॉर वैल्यूएबल इंटरेस्टिंग आइटम्स। मतलब वो लोग जो बीच के, भाई ये वो लोग होते हैं इनका काम यही होता है कि बीच पे घूमते हैं और देखते हैं कि किसी की कोई वैल्यूएबल आइटम, कुछ सोना वोना या कुछ पैसे तो नहीं रह गए। तो बीच कॉम्बर्स, इस टाइम तो बीच कॉम्बर्स भी अपना डे खत्म कर चुके होंगे, अब तो उनका भी आने का कोई चांस नहीं था। वट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड। अब सदाव अपने मन में बोलता है कि इसका क्या करें, इसका, इस इंसान का क्या किया जाए, हम इसके साथ क्या करें। बट हिज ट्रेन हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैंड द
fearful bleeding। पर होता क्या है, वो अपने मन में बोलता तो है कि क्या करे अब इस आदमी के साथ, पर होता क्या है कि जो सदाओ के ट्रेंड हैंड होते हैं, मतलब उसके जो हाथ होते हैं, वो अपनी, ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं उस इंसान के वूंड पे, उसके जख्मों पे, और वो जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उसकी स्टैंच का मतलब स्टॉप करने का, मतलब उसका खून जो बह रहा था उसको रोकने के लिए उसके हाथ अपने आप ही चल रहे थे। ही पैक्ड द वूंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच। मतलब क्या है कि वो उसके जख्म को बिल्कुल भर देता है सी मॉस से। सी मॉस क्या होती है, सी के आसपास, मतलब बीच के आसपास है कुछ इस तरीके की घास जो उगती है, तो वो उसके जख्म को घास से भर देता है। दैट स्ट्रूड का मतलब क्या है, टू कवर थिंग्स स्कैटर्ड, मतलब जो घास थी वो भाई बीच पे स्कैटर्ड, मतलब इधर उधर फैली हुई थी, मतलब उगी हुई थी वहां बीच पे इधर उधर, तो वो उस घास को तोड़ता है और उसका वूंड जो है भर देता है। द मैन moaned with pain in his stupor but he did not awaken। पर होता, और वो क्या होता है, स्टूपर का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस। जो मैन होता है वो चीखता है, मौन मतलब वो आवाज, दर्द से आवाज लगाता है, अपने अनकॉन्शियस मतलब अपनी बेहोशी में आवाज लगाता है, बट ही डिड नॉट अवेकन, पर वो उठता नहीं है, उसकी वजह से वो जाग नहीं जाता। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू would be to put him back in the sea, सदाओ said, answering himself। अब वो पहले तो ऊपर अपने आप से पूछता है इसका क्या करें, अब वो फिर अपने आप को ही रिप्लाई करता है कि इसके साथ हम बेस्ट चीज यही कर सकते हैं कि इसको हम दोबारा समुद्र में डाल दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands। अब क्योंकि उसकी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, उसका खून का बहाव रुक गया था, तो वो खड़ा होता है और अपने हाथ पे अपने हाथों को झाड़ता है डस्ट से। यस undoubtedly that would be best, Hannah said steadily। steadily का मतलब होता है तेजी से। तो जैसे ही सदाओ कहता है थोड़े धीरे आवाज में कि हम इसे पानी में दोबारा डाल देते हैं, एकदम से हैना क्या रिप्लाई करती है कि हाँ यही बेस्ट रहेगा। बट शी कॉन्टिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, बट वो भी क्या करती है, वो भी वहां पे खड़ी खड़ी उस मोशनलेस मैन को देखती है, खड़े खड़े अपना सर झुका के। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाओ said। सदाओ क्या करता है कि अगर हमने इसे अपने घर पे लगा तो हम तो हो जाएंगे अरेस्ट, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर अगर हमने इसको एज अ प्रिजनर वापस भेज दिया, मतलब इसको पुलिस को दे दिया, तो वो फिर तो ये पक्का ही मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड। तो अब हैना क्या कहती है कि सबसे काइंड, जो सबसे अच्छी चीज हम कर सकते हैं इस टाइम, हम यही कर सकते हैं, इसको हम दोबारा समुद्र में डाल दे। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड। पर मजे की बात क्या है, उन दोनों में से कोई नहीं हिलता, वहां खड़े ही रहते दोनों। दे वर स्टेयरिंग एट द क्यूरियस they were staring with a curious repulsion upon the inert figure। repulsion का क्या मतलब होता है, repulsion का मतलब होता है disgust, मतलब वो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखते हैं, पर वो जो जिस क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं वो ऐसा नहीं होता खुशी की होती है, वो डिस्गस्ट की होती है, मतलब वो बड़ी क्यूरियस होते हैं कि इसके साथ क्या करें, पर वो डिस्गस्टेड होते हैं उस वाइट मैन को देख के। अपॉन द इनर्ट बॉडी, इनर्ट मतलब मोशनलेस, मतलब वो बेहोश आदमी को बड़ी डिस्गस्ट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे होते हैं। व्हाट इज ही, हैना विस्पर्ड। हैना क्या बोलती है कि ये है क्या इंसान। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। अब इस पे सदाओ रिप्लाई करता है कि इसके बारे में कुछ तो ऐसा है, मतलब वो थोड़ा सरकास्टिक वे में कह रहे हैं यहाँ पे कि इसके बारे में ऐसा तो कुछ है जो लगता है कि अमेरिकन ही है। सदाओ सेड he took up the battered कैप। वो उठाता है उसकी कैप, जो उस आदमी की कैप होती है, वो बिल्कुल भीगी हुई उस कैप को उठाता है। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज अ फेंट लेटर अ सेलर। तो होता क्या है, और वो जो उठा के देखता है कि उसकी कैप पे बिल्कुल एक धुंधला सा लिखा हुआ होता है अ सेलर, मतलब वो पनडुब्बी यानी बोट्स चलाने वाला भाई ड्राइवर था, या कुछ भी कहो आप। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। कहाँ का सेलर था वो, एक अमेरिकन वॉरशिप का। वॉरशिप क्या होती है भाई, जो बोट होती है जो भाई लड़ाई झगड़े के लिए, जिसमें बहुत सारे हथियार होते हैं, हथियारों से लेस समुद्र पे लड़ाई करने वाली वॉरशिप मतलब बोट। ही स्पेल्ड इट आउट
यूएस नेवी, वो उसको फिर मतलब ऐसे पढ़ता है एक एक करके कि उस पे लिखा हुआ था यूएस नेवी, मतलब यूएस के पानी में लड़ने वाला जवान था वो। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क तक लगा हुआ है। अगर आप नोटिस करो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये जो आदमी था ये सिर्फ एक नॉर्मल अमेरिकन नहीं था, ये प्रिजनर ऑफ वॉर था। प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होते हैं? जो एनिमी, मतलब क्या है, मतलब कि अमेरिका और जापान की कोई लड़ाई हुई होगी कुछ टाइम पहले, और जापान ने अमेरिकन इस जो भी सेलर था इसको उन्होंने कब्जे में ले लिया था। प्रिजनर ऑफ वॉर वही होता है कि जब आपका अपोनेंट पार्टी आपके किसी इंसान को कैप्चर कर ले, गिरफ्तार कर ले, उसको कब बंदी बना ले, उस इंसान को कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। तो भाई वो भाई बंदी था, उनको गिरफ्तार किया था जापानीज ने, अमेरिकन ने। ही हैज एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना एकदम घबरा के हल्का से धीरे आवाज में बोलती है कि ये भागा हुआ प्रिजनर ऑफ वॉर है, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड, और इसी वजह से इसके ऊपर जख्म है। इन द बैक सदाओ एग्रीड, मतलब सदाओ हैना की बात पे एग्री करते हुए टोन में क्या कहता है कि हाँ तभी ये बैक पे वुंडेड है। हुआ क्या कि ये भाग रहा होगा और इसको किसी ने पीछे से गोली चला दी और ये इसकी पीठ पे तभी जख्म है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हैना सेड विद रेजोल्यूशन, वो पहले एक दूसरे को देखते हैं घबराते हुए, और फिर हैना क्या रेजोल्यूशन के साथ कहती है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब बिल्कुल डिटर्मिनेशन वाली वॉइस से क्या कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू सी, कहती है आओ क्या हम इसको सी में वापस डाल सकते हैं। इफ आई एम एबल टू आर यू, सदाओ से क्या पूछता है कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं या फिर मैं करूं तो क्या तुम करोगी, मेरा हाथ बटाओगी, मेरे साथ उसको डालने में मेरी मदद करोगी। नो, हैना सेड, हैना उस पर रिप्लाई क्या कहती है, नहीं मैं नहीं, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, मैं नहीं कर सकती पर अगर तुम इसको अकेले कर सको तो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ भी इस टाइम हेजिटेट करता है। क्यों हेजिटेट करता है वो बताता है क्यों। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, वो कहता है कि अजीब बात पता है क्या है, that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty, कि अगर मैन होल मतलब वो बिल्कुल, ये अगर बिल्कुल ठीक होता तो मैं इसको पुलिस को दे सकता था बिना सोचे समझे, बिना किसी परेशानी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज माई एनिमी, वो क्या कहता है कि मैं इसके बारे में, मेरे को कोई केयर नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। अगेन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जापानीज और अमेरिकन में कितनी हेट थी उस टाइम। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, ऑल दो वो अमेरिका में पड़ा हुआ है सदाओ, पर वो फिर भी क्या कहता है कि सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये भी उन्हीं की तरह एक नॉर्मल आदमी है। यस यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज वुंडेड, वो क्या कहता है कि तुम देख रही हो कैसा गंदा सा अजीब सा चेहरा इसका, मतलब वो हेट वाली चीज, चाहे वो दिखने में स्मार्ट हो पर वो अमेरिकन है इसलिए उनके हेट है उनके मन में। बट सिंस ही इज वुंडेड, पर अब आगे रिप्लाई क्या करता है सदाओ, क्या कहता है कि क्योंकि ये इसके जख्म, ये जख्मी है, और उसकी बात डॉट 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 यहाँ पे सिग्निफाई करती है, उसकी बात कंप्लीट नहीं होती। उसकी बात हैना इंटरप्ट करते हुए क्या कहती है, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, उस पर क्या कहती है हैना कि क्योंकि ये जख्मी है, सदाओ बोल रहा होता है कि क्योंकि ये जख्मी है, हैना उसकी बात काटती है और बोलती है तुम इसको सी में नहीं डाल सकते क्योंकि ये जख्मी है। हैना सेड देयर देन, यार ये मेरे को सॉफ्टवेयर बड़ा परेशान कर रहा है बार बार ना, या बार बार इसका ये निकले जा रहा है। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। तो अब इस पे हैना क्या रिप्लाई करती है कि अब फिर इस केस में हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि हम इसको घर ले चलें। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, पर सदाओ एकदम से पूछता है कि सर्वेंट्स का क्या, जो हमारे नौकर है वो उनका क्या। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। तो वो क्या कहती है हैना, इस पे क्या रिप्लाई करती है कि हमें फिर उनको बस सिंपली हम उन्हें ये बोल देंगे कि हमारी इंटेंशन यही है कि हम इसको पुलिस में दे देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ, और फिर इस पे हैना और आगे क्या कहती है, और एक्चुअल में हमें यही करना चाहिए सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, वो क्या कहती है कि हमें सोचना चाहिए बच्चों के बारे में और तुम्हारी जो रेप्यूटेशन है, तुम्हारी जो पोजीशन है। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, हम सब पे ये हम सबको बहुत बड़े खतरे में ला देगा अगर हम इसको पुलिस को ना दे दें एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब हम पुलिस को ना इसको पकड़ा दें ये बताते हुए कि ये भाई हमारी गिरफ्त से भागा हुआ प्रिजनर ऑफ वॉर,
मतलब अमेरिकन प्रिजनर है। सर्टेनली सदाव एग्रीड, और सदाव इस पे क्या कहता है कि हाँ बिल्कुल, सर्टेनली का मतलब होता है बिल्कुल। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, तो उस पर अब सदाव क्या कहता है उसके आगे कि मैं भी इसके अलावा और कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। दस एग्रीड दे टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, तो इस बात पे वो दोनों आपस में एग्री करने के बाद वो दोनों एक साथ उस मैन को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फॉल, वो बहुत लाइट वेट होता है, लाइक अ फॉल, फॉल का होता है क्या होता है बर्ड, तो वो बिल्कुल लाइट वेट होता है बर्ड की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट वाज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन्स, और वो बिल्कुल बर्ड की तरह बिल्कुल हल्का होता है, वो भी वैसे जैसे वो बिल्कुल हाफ स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का क्या मतलब होता है, और ये बहुत बेहतरीन वर्ड है स्टार्व्ड, आप इसको अपने एग्जाम में जरूर लिख के आ सकते हो राइटिंग सेक्शन में। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा, कि वो बिल्कुल भुखमरी होती है स्टार्व्ड का एक्चुअल मतलब। तो वो ऐसा था कि वो बिल्कुल बर्ड की तरह हल्का था, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि उसको आधा उसको खाया ही नहीं उसने कुछ टाइम से, और उसकी बॉडी पे सिर्फ उसके फेदर्स और स्केलेटन, मतलब एक बर्ड की तरह जिसने कुछ भी ना खाया हो बहुत दिनों से, और उसकी बस बॉडी पे अब सिर्फ पंख और हड्डियां बची हैं। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, तो वो उसकी आर्म्स हैंग, क्योंकि मतलब सदाव ने शायद सर से पकड़ रखा था और हमारी हैना ने उसको पैरों से पकड़ रखा था, तो उसके हाथ जो है बेहोशी में लटक रहे हैं। वो उसको कैरिड हिम अप द स्टेप्स, मतलब वो उसके घर के पास लाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, फ्रंट की छोटी छोटी जो सीढ़ियां होती हैं, इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और वो मेन डोर से उसको नहीं लेके जाते भाई, जैसे बड़े बड़े घर हैं भाई, अमीर लोग हैं तो इनके घर में साइड डोर है कुछ इस तरीके का, एक दूसरा दरवाजा है साइड का, साइड डोर ऑफ द हाउस। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, और ये जो जब वो डोर खोलते हैं वो एक पैसेज में जाता है। पैसेज मतलब कुछ शायद इस तरीके का था कि वो डोर खोलते हैं, वो एक छोटा सा रास्ता होता है और फिर वो रूम में जाता है। तो वो जब खोलते हैं गेट, पैसेज से निकलते हैं, एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, तो वो पैसेज से निकल के उसको मैन को, प्रिजनर ऑफ वॉर को खाली बेडरूम में लेके जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और ये जो बेडरूम था इसके बारे में बताया गया है कि ये बेडरूम सदाउ के फादर का था, और जब से वो मरे हैं तब से बिल्कुल भी यूज में नहीं लिया गया है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, वो उस आदमी को डीपली मैटेड मतलब उस फ्लोर पे भाई बिल्कुल अच्छे से मैट एक बिछा हुआ था। डीपली मैटेड मतलब देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ टेबल है और साइड में ये सारा मैट है, मतलब एक मोटा सा मैट था। डीपली मैटेड फ्लोर पे वो उसको रख देते हैं उसकी बॉडी को। कहाँ गई यार अपनी लाइन, हाँ, एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और इस रूम में सब कुछ जो इस रूम की लुक्स थी वो बिल्कुल जापानीज थी, बिल्कुल पूरी संस्कारी जापानीज थी उस ओल्ड आदमी को प्लीज करने के लिए। मतलब वो जापान को लेके उसके पापा बहुत पैट्रियोटिक थे, बहुत फॉलो करते थे वो जापानीज कल्चर को, स्ट्रिक्ट थे वो लेके। हु वुड नेवर इन हिज ओन हाउस सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, और वो उसके पापा के बारे में बताया गया है कि वो ऐसे इंसान थे जो अपने घर में कभी भी एक चेयर या फिर एक बेड पे, फॉरेन बेड पे कभी जिंदगी में भी सोचेंगे नहीं सोने का। और मैं एक चीज बता दूं जापानीज कल्चर के बारे में, अगर आप अनअवेयर हो, ये जो बेड है या फिर ये जो चेयर्स होती हैं ये वेस्टर्न है, ये अमेरिकन कल्चर की चीजें हैं। जापान में भाई अगर आपने देखा हुआ है तो वो सब कुछ जमीन पे ही सोते हैं और जमीन पे ही बैठते हैं। हैना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। हैना क्या करती है, वो जाती है कबर्ड के पास। कबर्ड क्या होता है भाई, अलमारी जो होती है, वो उसका डोर स्लिड करती है। मतलब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे तो भाई जो ओपन आगे पीछे करके खोलने वाले गेट्स होते हैं ये वेस्टर्न और इंडियन में हम लोग यूज करते हैं, पर जापानीज के सारे अलमारियों के गेट भी और उनके दरवाजे भी स्लिड वाले होते हैं, जिनको आप ऐसे यूं साइड करके खींच के खोल देते हो। तो वो जाती है अलमारी का दरवाजा स्लाइड करके खोलती है और एक सॉफ्ट क्विल्ट निकाल लेती है। क्विल्ट क्या होता है, क्विल्ट एक जापान में एक तरीके की रजाई होती है जिसको आप जमीन पे बिछा के उसके ऊपर भी सो सकते हो। मतलब इसको दोनों तरीके से यूज किया जाता है, सोने के लिए भी कुछ क्विल्ट को सोने के लिए यूज किया जाता है उसके ऊपर, और कुछ को रजाई की तरह ओढ़ा जाता है। वैसे मोस्टली क्विल्ट जो होती है वो रजाई की तरह ओढ़ने के लिए होती है।
शी हेजिटेटेड, और इनफैक्ट इसने अभी भी हैना ने उड़ाने के लिए ही निकाली है इस क्विल्ट को। शी हेजिटेटेड, पर वो हेजिटेट करती है। क्यों हेजिटेट करती है उसको देने से? द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज ऑल्सो प्योर सिल्क। मतलब वो जो क्विल्ट होता है उस पे जो फ्लावर्स बने होते हैं वो प्योर सिल्क के बने होते हैं, और वो जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग मतलब जैसे आप देख रहे हो यार, ये जो यहाँ पे स्टिच की लाइनिंग है ये भी प्योर सिल्क की होती है। मतलब काफ़ी महंगी और काफ़ी तगड़ी आइटम होती है ये। ही इज सो डर्टी ही मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। मतलब वो कहती है, वो अपने वो ऐसे मन में गुनगुनाते हुए गुस्से से कहती है कि ये कितना गंदा है। शी हैड यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड। सदाओ उस पर एग्री करते हुए कहता है, सदाओ ये नहीं देखता कि वो ये अपनी रजाई के चक्कर में घबरा रही है, उसे लगता है कि हाँ ये सिर्फ वो ये बोल रही है कि इतना गंदा है। तो सदाओ इस पर क्या बोलता है एग्री करते हुए कि हाँ इसको धोने की जरूरत है। सदाओ तो अभी उसको देख रहा है ना भाई, हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर को। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। तो उस पर अब क्या कहता है सदाओ फिर उसके बाद कि तुम मेरे को गर्म पानी ले आओ, फेच का मतलब लाना होता है, तो तुम मेरे लिए गर्म पानी लेके आ जाओ तो मैं इसे साफ कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम। अब इस पे हैना क्या रिप्लाई करती है कि मैं नहीं झेल सकती कि तुम इसको टच करो, इसको छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर। हमें नौकरों को सबको बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पे है। आई विल टेल यूमी नाउ। वो कहती है कि मैं अभी जाके यूमी को बता देती हूँ। यूमी इनकी एक सर्वेंट है। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और वो साफ कर देगी इसको। सदाओ कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट। सदाओ उसकी बात को थोड़ी देर के लिए सोचता है। लेट इट बी सो ही एग्रीड। वो क्या कहता है कि चलो भाई, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। सदाओ क्या कहता है कि तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरों को बता आता हूं। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन अनकॉन्शियस फेस moved him first to stoop and feel his pulse। पर होता क्या है, अटर पैलर, अटर का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट। मतलब और पैलर एक्चुअली में ये वर्ड अटर जो होता है वो दूसरे वर्ड्स के साथ यूज होता है। जैसे यार आप कहते हो बिल्कुल, यार बिल्कुल पागल, पागल भी नहीं बिल्कुल पागल। तो ऐसे ही अटर पैलर, पैलर का क्या मतलब होता है? पेलनेस। पेल मतलब उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल सुन पड़ा हुआ था, बहुत बुरी तरीके से सुन था। तो उसका चेहरा ऐसा देख के सदाओ मूव करता है, मजबूर कर देता है उसका चेहरा सदाओ को मूव करने के लिए। पहले तो वो मूव करके स्टूप करता है, स्टूप मतलब उसकी तरफ झुकता है। एंड फील हिज पल्स, और उसका हाथ अपने हाथों में लेके उसकी पल्स, उसकी बीट मतलब देखने की कोशिश करता है नस में कि हाँ भाई खून है या नहीं चल रहा। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। वो उसकी नस देखता है, हाथ पकड़ के उसकी नस देखता है, तो उसकी नस में जो बीट होती है, हार्ट बीट होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो बहुत फेंटेड होता है, मतलब बहुत धीमा होता है, पर वो होता है वहां पे। मतलब ये आदमी अभी जिंदा है, नहीं मरा है। He put his hand against the cold man breast। मतलब वो उसकी जो अपना हाथ होता है, फिर वो उस कोल्ड मैन मतलब उसकी ठंडी बॉडी के उसकी चेस्ट पे वो अपना हाथ रखता है। The heart was yet alive। उसका जो दिल होता है वो भी जिंदा है अभी। He will die unless he is operated on। वो कहता है कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। पर वो अब इसको क्या कहता है, आगे क्या कहता है, पर सोचने की बात ये है, क्वेश्चन इस टाइम ये है कि ये क्या वैसे भी नहीं मरेगा अगर ये ऑपरेशन नहीं किया हमने, या ऑपरेशन हमने कर भी दिया तो क्या ये करने के बाद भी मरेगा नहीं अगर ये अभी हमसे हमारे हाथों से चलो मैंने इसको जीवन दे दिया तो। हैना क्राइड आउट इन फियर। हैना फिर क्राई आउट मतलब वो बोलती है, क्या बोलती है डर से? डोंट ट्राई टू सेव हिम वट इफ ही शुड लिव। हैना क्या कहती है कि इसको बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर ये जिंदा रह गया या फिर अगर ये बच गया, और हम क्या कहेंगे कि यार हमने क्यों इसे बचाया, मतलब वो इस सेंस में कहती है। वट इफ ही शुड डाई। सदाओ इस पर रिप्लाई करता है कि क्या होगा अगर ये ऑपरेशन के बिना हमने उसको ऑपरेट नहीं किया और ये मर गया यहाँ पे तो। सदाओ रिप्लाइड, मतलब इन दोनों में थोड़ी एक मतलब एक अनकॉन्टिन्यूअस सी कॉन्वर्जेशन चल रही है और वो आपस में बस थोड़ी बहस सी हो रही है। तो वो कहता है कि क्या होगा अगर ये मर ही गया तो। सदाओ रिप्लाइड, ही स्टूड गेजिंग। गेजिंग का मतलब होता है देखना। वो खड़ा हो जाता है, गेजिंग डाउन एट द मोशनलेस मैन। वो खड़े होते हुए उस मोशनलेस बेहोश आदमी को देखता देखता खड़ा हो जाता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी
और ही वुड हैव बीन डेड बाय नो। और फिर हमारे ऑथर क्या कहते हैं इसके बारे में कि ये इंसान ज़रूर बड़ा अच्छी इसकी हेल्थ थी, बड़ी अच्छी फिजिक थी, नहीं तो अभी तक तो कोई नॉर्मल इंसान तो मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। पर बात ये थी कि ये इंसान बड़ा यंग, मतलब शायद 25 साल का भी नहीं था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन। अब अगेन वही वाली चीज हुई है भाई, सदाओ ने एक बात कही और कई लाइन्स बाद उसका रिप्लाई दिखाया गया है ऑथर के द्वारा। तो ऊपर क्या कहता है कि क्या अगर ये मर गया तो, और फिर उस पर क्या कहती है हैना, क्या रिप्लाई करती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि ऑपरेशन से मर गया तो। हैना उसे पूछते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा ऑपरेशन से मर गया तो। यस सदाओ सेड, और उस पर रिप्लाई करता है कि हाँ, अगर हाँ मतलब मेरे बात का मतलब यही था कि अगर ये मर गया तो। और फिर भाई अपनी हैना पूछते हैं ऑपरेशन से मर गया तो सदाओ कहता है हाँ भाई।